दोस्तों म्यूचुअल फंड में हम कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर मैं आपको ये कहूं कि म्यूचुअल फंड में हम अपने लिए कैसे एक एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम हर एक चीज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड में हमें अपने लिए एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, एक तो मैं आपको ये सब कुछ तो सिखाऊंगा ही कि म्यूचुअल फंड में हम अपने लिए एक एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज की डेट में गोल्ड की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं, और इसके अंदर हम कैसे अपने पैसे को एक तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी हम साथ साथ इस वीडियो में सीखेंगे। तो एक काम करते हैं, बिना किसी इफ एंड बट के सीधा स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करते हैं। देखो, एंजल वन एप्लीकेशन मैंने यहां पे ओपन कर ली सॉरी, एंजल वन एप्लीकेशन में यहां पे टॉप पे आपको तीन चार ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है स्टॉक्स का, कि जी आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, मान लो रिलायंस का स्टॉक खरीदना है, टाटा का स्टॉक खरीदना है, ठीक है जी। फिर दूसरा ऑप्शन दिख रहा है एफएनओ का, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको म्यूचुअल फंड का, और चौथा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फिक्स डिपॉजिट का। अब हमारे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो इसीलिए मैंने यहां पे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के बाद अब यहां पे जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे ना, हर एक को मैं आपको आराम से समझाता चला जाऊंगा। किसी भी फंड की मैं यहां पे रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से इन्वेस्ट करोगे या फिर अपने दिमाग से इन्वेस्ट करोगे। मैं आपको हर एक चीज इतनी समझा दूंगा कि आपको हर चीज इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी, मतलब आप आसानी से हर एक चीज को समझ जाओगे। अब देखो जी, सबसे पहले कहां से शुरू करें, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है इन्वेस्ट इन मोस्ट बोट एसआईपी, यानी उसके अंदर इन्वेस्ट करो जो सबसे ज्यादा खरीदी गई है। पहले ऑप्शन आ रहा है ऑल का, दूसरा आ रहा है स्मॉल कैप का। अगर मैं स्मॉल कैप को क्लिक करता हूं और यहां पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देते हैं, देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कौन सी कंपनीज होती हैं, देखो जैसे 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। सबसे पहली आती है लार्ज कैप कंपनी, यानी जो देश की टॉप 100 कंपनीज है ना, उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। अगर आप देश की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे लार्ज कैप दिखाई दे रहा है। अगर मैं लार्ज कैप सेलेक्ट करूंगा तो ये वो सारे के सारे फंड्स दिखाएगा जो फंड्स देश की टॉप 100 कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप की अच्छी बात यह है कि ये एक स्टेबल है, ना तो बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है और ना ही बहुत ज्यादा रिस्क है। एफडी से ज्यादा रिटर्न देगा, ऑलमोस्ट पकड़ के चलो 10, 11, 12% के आसपास के आपको लार्ज कैप में रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है जी। फिर दूसरी होती है मिड कैप कंपनीज। अगर आप मिड कैप कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो इसका मतलब यह है कि जो 101 से लेके देश की 250, यानी टॉप 100 तो होगी लार्ज कैप कंपनीज, फिर मिड कैप होगी 101 रैंक से लेके जिन कंपनीज की रैंक 250 तक है, इनको बोलते हैं हम मिड कैप कंपनीज। इसके अंदर हल्का फुल्का रिस्क भी जुड़ा हुआ है कि हो सकता है कि ये वो कंपनीज है कल को नीचे को भी चली जाए, क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनीज तो है नहीं कि टॉप सुप्रीम कंपनीज तो है नहीं देश की। तो मिड कैप कंपनीज के अंदर लेकिन एक पोटेंशियल ये भी तो है कि उनमें से कुछ एक कंपनीज जिसमें हमने पैसे को इन्वेस्ट किया वो इतनी ग्रो हो जाए कि कल को वो लार्ज कैप बन जाए, तो मेरा पैसा भी ग्रो हो जाएगा। तो मिड कैप के अंदर ठीक ठाक सा रिस्क है, ठीक ठाक सा रिटर्न है, यानी लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न हमें मिल जाता है मिड कैप के अंदर, हल्का फुल्का रिस्क भी बढ़ जाता है। फिर तीसरी आती है स्मॉल कैप कंपनीज, यानी वो कंपनीज जिनकी रैंक 250 से लेके नीचे है, उन सारी कंपनीज को हम बोलते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के अंदर रिस्क भी है कि कल को मान लो मैं अपने पैसे को स्मॉल कैप कंपनी में डालता हूं। अब हो सकता है बहुत सी स्मॉल कैप कंपनीज होती है जो खुद ही फंडिंग उठा के चल रही होती है, हो सकता है कल को वो कंपनीज बंद हो जाए, या फिर अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई और मैंने ऐसी कंपनीज को चूज कर लिया जिसके अंदर मेरे फंड मैनेजर ने पैसा डाला और वो कंपनीज धीरे धीरे बढ़ के पहले मल्टी कैप बनी और फिर उसके बाद लार्ज कैप बन गई, तो मेरा पैसा देखो कितना ग्रो हो जाएगा। तो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर रिस्क भी जुड़ा है, लेकिन अगर वो कंपनीज टॉप तक चली गई और लार्ज कैप बन गई तो मेरा पैसा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो स्मॉल कैप के अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा है तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। अगर सब कुछ अच्छा चला तो रिटर्न बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। तो ऐसे करके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अब देखो जैसे एक यहां पे मिड कैप भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, सॉरी मिड कैप कह रहा हूं, यहां पे सॉरी मेरे को लगा मल्टी कैप है, कोई बात नहीं। एक यहां पे सेक्टोरल दिखाई दे रहा है। सेक्टोरल वेक्टोरल के अंदर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना इन्वेस्टमेंट करना, तो सेक्टोरल वगैरह हो गया, इसके अंदर अभी इन्वेस्ट मत करो। वैसे सेक्टोरल का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, कि मान लो आप कहते हो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, तो आपका फंड मैनेजर ऐसे ऐसे फंड्स दिखाएगा जो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। या फिर मान लो आप कहते हो कि जी
डिफेंस एक सेगमेंट हो गया। तो आप कहते हो कि मेरे को सिर्फ डिफेंस की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है, तो इसको बोलते हैं सेक्टोरल फंड्स। तो अभी इनिशियली आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, आप मार्केट को भी डेली एनालाइज नहीं करते। तो बेस्ट क्या है, या तो आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, ठीक है, इंडेक्स अभी समझाऊंगा, या फिर आप लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो फिर आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक गणित है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, फिर देखो, इसको मैं बैक करता हूं, ठीक है जी, इसको बैक कर दिया। अब नीचे की तरफ आ जाओ, यार है टॉप पिक्स। ये SIP विद 100 पे क्लिक करूंगा तो ये वो SIP दिखाएगा जिसमें आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। टॉप इंडियन फर्म्स, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वो सारे के सारे फंड्स दिखाएगा जो टॉप इंडियन फर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी इस तरह, इसको आप एक तरह से लार्ज कैप फंड ही बोल सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, फिर बैक कर रहा हूं, हाईएस्ट रिटर्न पे क्लिक करो। अगर मान लो कुछ भी नहीं सीखना चाहते, भी इन्वेस्ट करना है, तो हाईएस्ट रिटर्न पे क्लिक किया तो ये सारे के सारे वो फंड्स दिखाएगा जिन्होंने पिछले 3, 4, 5 सालों में हाईएस्ट रिटर्न दिए। तो बट लेकिन एक चीज है, इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि पास्ट में 3, 4, 5 सालों में इन फंड्स के हाईएस्ट रिटर्न है, लेकिन पास्ट से हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि भविष्य में भी हमारे को हाईएस्ट ही रिटर्न्स मिलेंगे। तो बट अगर बिल्कुल ही आप सोचते हो दिमाग को लोड ही नहीं देना, तो सीधा आप इससे भी थोड़ा बहुत चेक करके आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। बट ये अगेन मैं बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट मैं कोई फंड रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं बस आपको सिखा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट आप या तो अपने दिमाग से करोगे या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही इन्वेस्ट करोगे। रीजन ये, मैं आपको 4-5 फंड बता दूं, भगवान देखो, भविष्य तो भगवान के अलावा किसी को भी नहीं पता ना। पास्ट के एक्सपीरियंस से हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस मार्केट में कि भविष्य में भी हमें रिटर्न मिलेंगे। और मैं आपको सलाह दे दूं, अगर तो आपके वो ग्रो कर गए, ठीक है, तो आप जिसको बोलते हैं ना दुआएं दोगे, नहीं किए तो आप गालियां दोगे। तो अगेन वही चीज है, इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि खुद से इन्वेस्ट करो। मैं आपको सिखा सकता हूं बट कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप, क्योंकि फ्यूचर किसी को भी नहीं पता भाई, ठीक है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बस कि मार्केट ऐसी चली है तो ऐसा हो सकता है ना, बट फ्यूचर डिफाइन थोड़ी ना है। तो सिंपल सी ये चीज है, ठीक है जी। फिर आगे जी, बेस्ट इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड एक तरह से इसको आप बोल सकते हो कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो जैसे पहला फंड है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इस फंड मैनेजर ने क्या किया होगा, आपसे पैसा लिया और आंख बंद करके जो निफ्टी 50 है, यानी भारत की जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया होगा। जैसे जैसे निफ्टी 50 के अंदर उन कंपनीज की वेटेज है ना, सेम उसी वेटेज में ही आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। यानी एक तरह से कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म हो गया। इन फंड्स की अच्छी चीज यह है कि इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, 0.10%, 0.20% होता है, जिस वजह से आपके कुछ चार्जेस ना के बराबर लगते हैं। जैसे मान लो अगर कोई दूसरा फंड होता, सपोज करो कुछ ऐसा फंड है, लेट अस सपोज मिड कैप फंड है, ठीक है, या कोई भी फंड है, वो उसके अंदर फंड मैनेजर को चूज करना पड़ रहा है कि कौन सी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करूं, कितना पैसा इन्वेस्ट करूं। तो जहां उसका दिमाग लगता है तो एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ जाता है भाई, उसका खर्चा भी बढ़ गया ना, कि वो रिसर्च भी कर रहा है, उसने बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए अपना एक्सपेंस भी लगाया होगा, अपना दिमाग, प्रोफेशनल्स, डिस्कशन, सारी चीजें, है ना। तो उसमें एक्सपेंस रेशियो फिर 0.50, 0.60% तक भी चला जाता है। समझ रहे हो बात को? तो अब जैसे अगला फंड देखो, अब जैसे ये जो है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, कॉपी पेस्ट करके टॉप 50 कंपनी में डाल दिया। अच्छा, फिर अगला मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इसमें क्या है, जो मिड कैप कंपनीज कौन सी होती है, 101 से लेके 250 रैंक तक की, उन 150 कंपनीज में वेटेज वाइज बस आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको रिटर्न मिल गया 24%, पहले वाले को मिला 14%। अच्छा, एक चीज और, ये चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथे नंबर पे है HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। पहले नंबर पे था UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फंड अलग अलग है लेकिन रिटर्न दोनों की ही 14% है। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसने भी पहली 50 कंपनीज में वेटेज वाइज इन्वेस्ट किया। फिर HDFC का जो निफ्टी 50 है, उसने भी पहली 50 कंपनीज में वेटेज वाइज इन्वेस्ट किया, तो दोनों का ही रिटर्न सेम आना था, 14% आ गया। समझ गए बात को? तो इस हिसाब से बस आप देख लेना। जैसे अगला क्या है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। तो बस डिफेंस की कंपनीज उठाई और उसके अंदर उनके वेटेज के हिसाब से जो है अपना इन्वेस्ट कर दिया, तो एक तरह से उसके अंदर रिटर्न आ गया 19%। तो कहने का मतलब ये एक कॉपी पेस्ट है। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जैसी टॉप 50 कंपनीज परफॉर्म करेंगी, आपका फंड भी वैसा ही ग्रो करेगा। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, बिल्कुल आपको कोई आइडिया नहीं है म्यूचुअल फंड का, तो आप इंडेक्स फंड को भी चूज कर सकते हो या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होगी। मैं आपको एक खरीद के भी दिखा देता हूं, ऐसा करते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से आइडिया लग जाए। ठीक है, और इसके अंदर क्या चीजें हैं, जैसे यहां पे फिल्टर लगा सकते हो आप। फिल्टर लगाओगे तो यहां पे हर चीज आ गई
कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सेक्टोरल मैंने आपको बता दिया, फिर मिड कैप, फिर कॉन्ट्रा फंड्स। ठीक है, कॉन्ट्रा होते हैं कि जैसे मान लो कुछ कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन सारे लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। जो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, जैसे मान लो आज की डेट में डिफेंस कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हर कोई डिफेंस कंपनियों के पीछे भाग रहा है, लेकिन कुछ एक कंपनियां जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो फंड मैनेजर सोचता है ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही ना, तो कोई बात नहीं, हम इसमें सस्ते में माल उठाएंगे, है ना, लेकिन भविष्य में ये अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो ऐसी कंपनीज में जब हम इन्वेस्ट करते हैं वो कॉन्ट्रा हो गया, लेकिन थोड़ा रिस्क भी जुड़ा है, क्या पता वो परफॉर्म ना ही करे। इसलिए मैंने आपको बोला अगर बिगिनर हो तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आराम से या तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, रिस्क ले सकते हो तो मिड कैप में इन्वेस्ट कर लो या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर लो। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो लार्ज कैप या फिर वही इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक फ्लेक्सी कैप भी होते हैं, कुछ एक हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं। हाइब्रिड क्या होते हैं, कुछ पैसा मार्केट में डालेंगे, कुछ पैसा डेट में डालेंगे, जैसे आपके बॉन्ड्स खरीद लिए, एफडी वेफडी में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया है ना, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लिए, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए, कुछ पैसा मार्केट में डाल दिया, उनको हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं। तो ऐसे करके आप देख सकते हो आपके रिस्क पोटेंशियल के हिसाब से। जैसे अब एक काम करते हैं, मैं इसको बैक करता हूं, ठीक है, बैक करके हम लार्ज कैप खरीदते हैं, ठीक है जी, लार्ज कैप खरीदेंगे। अब ये 3 इयर्स के रिटर्न दिखा रहा है सारे के सारे फंड्स के। जैसे फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको खरीद के दिखा रहा हूं। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया और मैं कहता हूं 1000 रुपए की मैं एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूं हर महीने, तो यहां से 1000 रुपए मेरा अकाउंट इससे एडिड है, ठीक है, तो मैं यहां पे स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करूंगा, ठीक है जी, स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करूंगा तो इसने मेरा ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो पेमेंट ऑटोमेटिकली कट हो जाती है जब आप अकाउंट बना लोगे ना, एंजल वन पे या जिस पे भी आप बनाओगे, तो एक क्लिक पे जो है आप आराम से वो कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा ये प्रोसेस होता है। अब मान लो अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, ये मैंने आपको म्यूचुअल फंड समझाया, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो टॉप पे आप लिखोगे गोल्ड ईटीएफ, ठीक है जी। जैसे गोल्ड ईटीएफ लिखोगे, एक होते हैं गोल्ड ईटीएफ, उनको हम शेयर्स की तरह खरीदते हैं, एक होते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड, ठीक है जी। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करना, जब भी इन्वेस्ट करो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। आप जैसे टॉप पे क्या दिखा रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड दिखा रहा है, इसके बगल में ही गोल्ड में ईटीएफ आ जाएगा, तो ये जो ईटीएफ है आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना। ईटीएफ हम शेयर्स की तरह खरीद सकते हैं, जैसे हम टाटा का शेयर खरीदते हैं, रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, ठीक है, ईटीएफ को हम शेयर्स की तरह खरीदते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, उसमें भी आपका जो फंड मैनेजर होगा वो आपसे म्यूचुअल फंड की तो एक्सपेंस रेशो लेगा ही लेगा, साथ में आपका पैसा अल्टीमेटली गोल्ड ईटीएफ में ही वो इन्वेस्ट करेगा, तो आपको डबल एक्सपेंस रेशो पे करनी पड़ती है। समझ के बात को। ईटीएफ की अच्छी बात ये होती है, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर भी जीएसटी हमें देना पड़ता है, लेकिन हमारा जीएसटी नेट असेट वैल्यू के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है। तो फिजिकल गोल्ड खरीदने से लाख गुना अच्छा हो जाता है कि अगर मान लो आज गोल्ड का प्राइस 1,40,000 है, लेट अस सपोज 10 ग्राम्स का, और मैंने 1,40,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए, तो पूरा का पूरा पैसा मेरा डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्ट हुआ है। कुछ भी ना मेकिंग चार्जेस कटता, ना जीएसटी कटती। जीएसटी वही बोल रहा हूं, नेट एसेट वैल्यू के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है। तो जीएसटी का जो 3% चार्ज लगते हैं ना गोल्ड के ऊपर जीएसटी के, वो पेन मेरे को सहना नहीं पड़ता। समझ गए। जैसे मान लो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, मान लो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो यहां पे नीचे बाय पे क्लिक करूंगा। एसआईपी भी कर सकते हो, वन टाइम भी कर सकते हो, तो यहां वन टाइम कर रहा हूं। तो मान लो कितने आप शेयर्स खरीदना चाहते हो, जैसे 116.93 का दिखा रहा है, 1 खरीदना चाहता हूं, तो यहां से जो है 116.93 रुपए लगेंगे। जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको आप जो है इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप गोल्ड ईटीएफ भी खरीद सकते हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो, ठीक है। गोल्ड म्यूचुअल फंड को हम एफओएफ बोलते हैं, यानी फंड्स ऑफ फंड बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि फंड मैनेजर जो है गोल्ड म्यूचुअल फंड का, वो भी अल्टीमेटली आपका पैसा ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। बट गोल्ड म्यूचुअल फंड से बेटर है कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। दूसरी बात, एक चीज और होती है, डिजिटल गोल्ड भी होता है, ये पेटीएम, गूगल पे वगैरह वगैरह पे मिलता है। इनको कभी मत खरीदना, क्योंकि जब आप इसको खरीदते हो तो 3% जीएसटी उड़ा देता है, ठीक है। 100 रुपए अगर इन्वेस्ट करोगे तो 97 ही इन्वेस्टेड दिखाएगा। जब बेचने जाओगे तो 5% कमीशन अपने पास रखता है। तो 100 रुपए अगर इन्वेस्ट करोगे तो 91 ही आपके इन्वेस्टेड माने जाएंगे। तो इससे बढ़िया तो फिर फिजिकल गोल्ड ही खरीद लो। तो डिजिटल गोल्ड कभी मत खरीदना है पेटीएम, गूगल पे वगैरह से। अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। बाकी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी वैसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं वो मैंने अभी आपको समझाया। इसके अलावा काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है जिसे हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोल सके। तो इसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, यानी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते, एकदम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपका खुल जाता है। बेसिकली 2 प्रकार के वहां पे अकाउंट खुलते हैं, एक क्लासिक अकाउंट खुलता है और एक सुपर अकाउंट खुलता है। दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, बस उनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप
कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो तो वीडियो प्रॉपर बना रखी है जिसके अंदर अच्छे से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा रखा है। ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से वो वीडियो देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख सकते हो और ऑनलाइन घर बैठे बैठे उस अकाउंट को भी खोल सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।